ये वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंड ईयर डी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो के पहले हमने ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है, और अगर अभी तक आपने इन सब वीडियो को नहीं देखा है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन वीडियो लेक्चर के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से जाके आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, एंड इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका जानना आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं तो आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, न्यूरोमस्कुलर। अभी जो न्यूरोमस्कुलर है ये दो अलग अलग वर्ड से बना हुआ है, न्यूरॉन एंड मसल। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब क्या होता है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये है एक न्यूरॉन का डायग्राम, और नीचे वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये एक मसल का डायग्राम। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब क्या होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहाँ पर होता है? जहाँ पर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ख़त्म होता है और जहाँ से मसल का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों के बीच का जो हिस्सा होता है, इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मैं एक बार और बता देता हूँ, जहाँ पर न्यूरॉन ख़त्म हो रहा है और जहाँ से मसल स्टार्ट हो रहा है, उन दोनों के बीच का जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। होप आपको ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ये समझ गया होगा कि हम किसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब हमारा ब्रेन जब भी किसी भी टाइप का सिग्नल जनरेट करता है, जब भी किसी भी टाइप का इम्पल्स जनरेट करता है, तो ये जो सिग्नल या फिर जो ये इम्पल्स है न्यूरॉन के अंदर आता है, और न्यूरॉन के अंदर से ये अलग अलग जगह पे चले जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी हमारे ब्रेन ने एक सिग्नल भेजा या फिर हमारे ब्रेन ने एक इम्पल्स को जनरेट किया। ये जो सिग्नल है या फिर ये जो इम्पल्स है हमारे न्यूरॉन के अंदर जाएगा। न्यूरॉन के अंदर जाने के बाद ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से होते हुए मसल के अंदर चले जाएगा। मसल के अंदर जैसे ही हमारे ब्रेन का सिग्नल या फिर इम्पल्स चले जाता है, हमारा जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चालू होता है, हमारा जो मसल है वो काम करना चालू कर देता है। बहुत सारे ड्रग यहाँ पे ऐसे होते हैं जो इसी इम्पल्स को, इसी सिग्नल को मसल के अंदर जाने ही नहीं देते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के यहाँ पर ही ब्लॉक कर देते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के यहाँ पर ही रोक के रख देते हैं। तो ऐसे ही ड्रग को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के डेफिनेशन के बारे में। द ड्रग विच इनिबिट और ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आर कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। अभी हमने देखा कि बहुत सारे ड्रग ऐसे होते हैं जो नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं, रोक के रखते हैं या फिर इनिबिट कर देते हैं। ऐसे ही ड्रग को, ऐसे ही एजेंट्स को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। होप आपको ये जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के बारे में। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट दो मेन पार्ट में क्लासीफाई हुए हैं। सबसे पहला है नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स एंड दूसरा है डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। अगर हम बात करें नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स की तो ये अगेन तीन मेन पार्ट में क्लासीफाई हुए हैं। सबसे पहला है लॉन्ग एक्टिंग, जिसके एग्जाम्पल्स है डी टूबेक्यूरारिन, पेनक्यूरोनियम, पाइपाक्यूरोनियम एंड डॉक्साक्यूरियम। इसके बाद है इंटरमीडिएट एक्टिंग, जिसके एग्जाम्पल्स है वैक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम एंड रॉक्यूरोनियम। इसके बाद है शॉर्ट एक्टिंग, जिसका एग्जाम्पल है मेवाक्यूरियम। अगर हम बात करें डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स की तो इसके एग्जाम्पल है सक्सिनिन कोलिन एंड डेकामिथोनियम। तो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट कौन कौन से एक्शन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डी ट्यूबेक्यूरारिन डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, सो इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी सेंट्रल इफेक्ट। ये जो डी ट्यूबेक्यूरारिन होता है, यानी कि जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते तो ये हमारे ब्रेन के अंदर भी नहीं पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग का किसी भी टाइप का एक्शन नहीं होता है।
नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। एट नॉर्मल डोज नो इफेक्ट इज प्रोड्यूस इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, बट एट लार्ज डोज ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस। अगर हम बात करें इसके एक्शन की कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट को अगर कोई पेशेंट नॉर्मल डोज पे ले रहा है, नॉर्मल अमाउंट पे ले रहा है, तो इसका किसी भी टाइप का एक्शन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर पेशेंट ने इसको हाई अमाउंट में लिया, हाई डोज में लिया, तो ये जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का काम कर सकता है। नेक्स्ट है स्केलेटल मसल। इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ डी ट्यूबेक्युरारिन प्रोड्यूसेस पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। अगर किसी भी पेशेंट ने डी ट्यूबेक्युरारिन का इंट्रावेनस इंजेक्शन ले लिया, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट के जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो पूरी तरह से पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं। यानी कि अगर किसी पेशेंट ने डी ट्यूबेक्युरारिन का इंजेक्शन ले लिया, तो पेशेंट के जो फेस के मसल्स होते हैं, जो गर्दन के मसल्स होते हैं, जो हाथ और पैर के मसल्स होते हैं, चेस्ट के मसल्स होते हैं और जो आँखें होती है, ये पूरी तरह से पैरालिसिस होने के चांसेस यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। डी ट्यूबेक्युरारिन प्रोड्यूसेस पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी। अब यहाँ पे जो पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस है, इसका मतलब हम सबसे पहले समझ लेते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब होता है ऑपरेशन के बाद वाला समय, और यहाँ पे जो आपको वर्ड दिख रहा है इलियस, इसका मतलब होता है इंटेस्टाइन का स्लो तरीके से काम करना। जब हमारा इंटेस्टाइन काफ़ी स्लो तरीके से काम करता है, काफ़ी स्लो तरीके से मूव करता है, तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं इलियस। काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर, यानी कि उनके इंटेस्टाइन के अंदर या फिर स्टमक के अंदर काफ़ी बड़े बड़े बीमारियां हो जाती हैं, और उन बीमारियों को ठीक करने के लिए पेशेंट क्या करवाते हैं, सर्जरी या फिर ऑपरेशंस करवाते हैं। अगर ऑपरेशन के बाद पेशेंट ने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट को या फिर डी ट्यूबेक्युरारिन को खा लिया, तो ऐसे कंडीशन में ये जो डी ट्यूबेक्युरारिन है या फिर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है, इंटेस्टाइन के अंदर एक पैरालिटिक इलियस कंडीशन प्रोड्यूस कर देगा। यानी कि जो इंटेस्टाइन है उसका मूवमेंट है, जो उसका काम करने का तरीका है, उसको काफ़ी ज़्यादा स्लो कर देता है या फिर पूरी तरीके से बंद भी कर सकता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट प्रोड्यूसेस ब्रोंकोस्पाज्म एंड आल्सो प्रोड्यूसेस पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। ये जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ब्रोंकोस्पाज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो वर्ड दिख रहा है आपको ब्रोंकोस्पाज्म, इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ब्रोंकियल मसल्स होते हैं। इन मसल्स को ये जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कर सकते हैं या फिर काफ़ी टाइट करने का काम कर सकते हैं। इसी कॉन्ट्रैक्शन को, इसी ब्रोंकियल मसल के टाइटनेस को, कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं ब्रोंकोस्पाज्म। और ये जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ब्रोंकोस्पाज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो भी रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं, उनके अंदर भी एक पैरालिटिक कंडीशन प्रोड्यूस करने का ये काम कर सकते हैं। तो ये तो था फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। वो आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डोज ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के बारे में, यानी कि डॉक्टर पेशेंट को कितने अमाउंट में, कितनी मात्रा में ड्रग को प्रिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला है ट्यूबोक्युरारिन इंजेक्शन। इसका नॉर्मल डोज होता है 6 to 9 मिलीग्राम और इसको इंट्रावेनस इंजेक्शन के जरिए लिया जाता है। इसके बाद है वैक्यूरोनियम। इसका नॉर्मल डोज होता है 80 to 100 माइक्रोग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। इसके बाद है सक्सिनिलकोलिन। इसका नॉर्मल डोज होता है 1 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट और इसको इंट्रावेनस इंजेक्शन के जरिए लिया जाता है। यदि इसका ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, अगर पेशेंट को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो इस ड्रग को 0.3 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट से इंक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडिकेशंस ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, यानी कि कौन कौन से ऐसे डिजीज़ होते हैं, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसके अंदर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मसल रिलैक्सेशन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का, यानी कि अगर किसी पेशेंट के बॉडी के अंदर मसल काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, मसल काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया है, तो अगर मसल को हमें रिलैक्स करवाना हो, तो ऐसे कंडीशन के अंदर हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू डिक्रीज मसल स्पाज्म इन टिटनस एंड कन्वर्जन।
काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको टिटनस या फिर कन्वर्जन का डिजीज़ हो जाता है। तो ये डिजीज़ में होता क्या है, जो पेशेंट के मसल्स होते हैं वो काफ़ी टाइट हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मसल स्पाज़म। अगर इसी मसल स्पाज़म को हमें कम करना हो तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। अगर हमें ये पता लगाना हो कि पेशेंट को माइस्थेनिया ग्रेविस है या नहीं है, तो हम यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के ज़रिए ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को माइस्थेनिया ग्रेविस नाम का डिजीज़ है या नहीं है। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट ट्रॉमा इन इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी। अगर कोई पेशेंट इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी ले रहा है तो उस थेरेपी से पेशेंट को ट्रॉमा होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस ट्रॉमा से बचने के लिए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज एज एडजुवेंट इन जनरल एनेस्थेशिया। तो अगर हम जनरल एनेस्थेशिया यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें जनरल एनेस्थेशिया का पेशेंट के अंदर इसका जो असर है काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाना हो, तो हम यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ एडजुवेंट। तो ये तो था इंडिकेशन यानी कि यूजेस ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, यानी कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसके अंदर पेशेंट कभी भी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट को नहीं ले सकता। सबसे पहला है हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग। अगर किसी पेशेंट को न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी प्रॉब्लम है, यानी कि पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट से, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट कभी भी ये ड्रग्स नहीं ले सकता। दूसरा है हाइपरकैलेमिया। अगर किसी पेशेंट को हाइपरकैलेमिया कंडीशन है तो ऐसे कंडीशन में भी पेशेंट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट नहीं ले सकता। अगर किसी पेशेंट का किडनी फेल हो चुका है, अगर किसी पेशेंट को रीनल फेलियर का प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशन में भी पेशेंट कभी भी ये ड्रग नहीं ले सकता। अगर कोई न्यूबॉर्न बेबीज़ है या फिर ऐसा बच्चा जिसका एज 1 साल से कम है, यानी कि इन्फेंट्स के अंदर हम कभी भी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का यूज़ नहीं कर सकते। अगर किसी पेशेंट को हेड इंजरी है या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, तो ऐसे कंडीशन में भी पेशेंट कभी भी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स नहीं ले सकते। अगर किसी पेशेंट को मैलिग्नेंट हाइपरथेरेपिया है, तो ऐसे कंडीशन में भी पेशेंट कभी भी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट नहीं ले सकता। तो ये तो था न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का पूरा लेक्चर। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का जो नोट्स है डाउनलोड करना हो, तो डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप ये वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं।